नमस्कार, पुरंदर न्यूज चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। बाकीच्या सर्वांनी कृपया बसून आघाडी मोर्चाच्या अध्यक्षांनी व्यासपीठावर बनवावे। सर्व मोर्चांचे जिल्हाध्यक्ष व्यासपीठावर कृपया यावे। प्रथमतः आज क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 197वी जयंती, या जयंतीनिमित्त सर्व तिथे उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी सर्वांनाच हार्दिक शुभेच्छा। बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या बारामती लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आज इथे बैठकीसाठी उपस्थित असणारे उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी खासदार डॉक्टर दिनेश शर्मा, आपले सर्वांचे लाडके आदरणीय वासुदेव काळे केली आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ते राज्यसभा MP पर्यंतचा त्यांचा आजपर्यंतचा प्रवास आहे। संघ आणि विद्यार्थी परिषदेचं याच्या कामाला बॅकग्राऊंड आहे आणि अशी व्यक्ती महाराष्ट्राला आपल्याला प्रभारी म्हणून लाभलेली आहे आणि बारामतीसाठी त्यांनी खास वेळ दिला, म्हणून त्यांचे आपण मनापासून धन्यवाद करूया। आणि मी आपले जिल्ह्याचे अध्यक्ष वासुदेव नाना काळे यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा। टाळ्यांच्या गडगडाटात याच्यानंतर माननीय श्री मकरंदादा देशपांडे यांचं स्वागत आहे। दादा तुम्ही म्हणत असलात तरी सुद्धा आमच्या अध्यक्षांनी नम्रपणे विनंती आम्हाला सांगितलेलं आहे की नक्कीच दादाचा सत्कार घ्यायचा आहे, तर नानांनाच विनंती करते की कृपया त्यांचा सत्कार घेण्यात यावा, म्हणून नाना कृपया त्यांचा सत्कार करा। यानंतर योगेशजी पाटील पश्चिम महाराष्ट्र कार्यालय प्रमुख यांचाही सत्कार सन्मान इथे होत आहे, तर योगेशजी कृपया त्या सन्मानाचा स्वीकार करा। त्यांचा सन्मान लोकसभेचे प्रभारी नवनाथजी पडळकर करतील। इंदापूरचे आपल्या सर्वांचे लाडके माजी आमदार हर्षवर्धन दादा पाटील, आपलंही स्वागत। स्वागत टाळ्यांच्या गजरात व्हायला पाहिजे। आपल्या दोन हाताने टाळ्या वाजवायच्या, टाळ्याचा कडकडाट पाहिजे। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा
याच्यानंतर कार्यक्रमाची सूत्र आम्ही जिल्हाध्यक्ष वासुदेव नाना काळे यांच्याकडे देत आहे. वासुदेव नाना काळे नाना प्रस्तावित करतील. बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आढावा आणि तयारी च्या बैठकीसाठी उपस्थित असलेले महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यसभा सदस्य आदरणीय दिनेश शर्माजी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमदार भीमराव तापकीर, माजी मंत्री आमदार हर्षवर्धन पाटील, बाळासाहेब तात्या गावडे, आपल्या पश्चिम महाराष्ट्राचे संघटन मंत्री आदरणीय मकरंदभाऊ देशपांडे, जालिंदरभाऊ कामटे, नवनाथजी पडळकर, योगेशजी बाचल आणि व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले सर्व जिल्ह्याचे पदाधिकारी, मोर्चाचे अध्यक्ष, समोर बसलेले सर्व आपल्या जिल्ह्यातले पदाधिकारी, सर्व मंडळाचे अध्यक्ष, महामंत्री, सर्व सुपर वॉरियर्स, आपलं मी प्रथमतः हार्दिक असं स्वागत करतो. आणि आजची बैठक ही मी जसं सांगितलं त्या पद्धतीने दिनेश शर्मा साहेब एक चालवणार आहे, तर नंतर बावनकुळे साहेब ही बैठक पुढे चालवणार आहे. त्यामुळे ह्या बैठकीमध्ये आपल्याकडनं जे अपेक्षित आहे, सर्वसाधारणपणे एका विधानसभा मतदारसंघातून 25 सुपर वॉरियर्स आपण आज बोलवले होते. त्याच्यामध्ये 25 सुपर वॉरियर्स मध्ये असे सुपर वॉरियर्स होते की जे जिल्ह्याचा पदाधिकारी आहे, मंडळाचा पदाधिकारी आहे आणि तो ह्या बैठकीसाठी अपेक्षित आहे. असे सर्वसाधारणपणे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून 25 सुपर वॉरियर येतील की जे बैठकीत पदाधिकारी म्हणून पण राहतील. नंतर कोर कमिटीच्या बैठकीमध्ये आपल्याला सर्वसाधारण 35 जण असतील, त्याच्यामध्ये ते सुपर वॉरियर्स असतील. म्हणजे सुपर वॉरियर्स हा प्रमुखच कार्यकर्ता आहे, प्रमुख पदाधिकारी आहे. अशांना आपण या बैठकीमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे. अपेक्षित तेच आहेत. त्यामुळे मी सगळ्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि आजच्या बैठकीसाठी सर यहाँ पे आज सुपर वॉरियर्स हमने पूरे लोकसभा में से हर लोकसभा क्षेत्र से 25 विधानसभा क्षेत्र से 25 वॉरियर्स को बुलाया है. हमारे जिला के जितने पदाधिकारी, आघाड़ी मोर्चा जितने भी हमारे अध्यक्ष है, महामंत्री है, उनको यहाँ पे बुलाया है. मंडल के सभी अध्यक्ष महामंत्री यहाँ पे उपस्थित है, लोक प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है, सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पे मंच पर आपके सामने जो बैठे हैं उसमें आपको अपेक्षित यहाँ पे जो बैठक है उसमें आपको क्या क्या करना है. लोकसभा आगे जाके आप प्रभारी होने के नाते इस महाराष्ट्र के प्रभारी और ये बारामती लोकसभा के हमारे दृष्टि से आप पालक हैं. तो इस बारामती लोकसभा हम बचे हुए 27 दिन में कैसे आगे जाए, यहाँ पे विजय, यहाँ पे विक्ट्री हम कैसे पाए, इसके बारे में आपने जो आपके प्लान है वो भी हमें पता चले और इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करेंगे. जो हमें कमी है उसको हम सुधारने का अभी प्रयास करेंगे. जो भी रियलिस्टिक है वो आपके सामने सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत मेहनत से काम करते हैं पिछले 3 साल से. ये बावनकुळे साहब ने जैसे सुपर वॉरियर्स रहेंगे, शक्ति केंद्र, ये बूथ, सभी के साथ जितना हमारा एक्टिवली काम चल रहा है उसके बलबूते आज बारामती लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी हमारे आज विक्ट्री के नजदीक, नहीं तो विक्ट्री पाने वाली कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हमारी पहचान होने वाली है अभी. तो मैं आपको विनती करता हूं कि आज की इस बैठक में हमें मार्गदर्शन करें, यह हमारी विनती है. सर्वांनी सुपर वॉरियर्स सगळ्यांनी हात वर करा जरा. लोकसभा हाँ, एक विधानसभा जे आता विधानसभा मतदारसंघात येतील आता पुरंदर विधानसभेतले हात वर घ्या. पुरंदर हवेली विधानसभा तुम्ही पण इकडे जास्त स्टेज. उसके बाद में खड़गवासला विधानसभा, विधानसभा बोरवेला, बोरवेला
बोरवेलला विधानसभा म्हणजे त्यात मुळशी पण येतं, पण त्या विधानसभेचं नाव बोरवेलला असल्यामुळे मुळशीवाल्यांसाठी स्पेशल परत मुळशी बोलतो हा. त्यानंतर बारामती खाली करा नाही तर ते पुढच्या काउंट केलं जाईल. त्यानंतर दौंड विधानसभा, ये 50% आई या दिल्ली वाला कमजोर है। नहीं वो अभी उनके साथ भी वो गवर्नमेंट सब साथ है. इंदापूर विधानसभा, कितने हैं? 40. 24 ठीक है। आपका जो 35 धन्यवाद. सर्वांची उपस्थिती या ठिकाणी माननीय शर्मा साहेबांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे आपण जे जे अपेक्षित आहेत उपस्थित आहेत त्यांना सगळ्यांची आता या ठिकाणी दखल घेतलेली आहे. मी शर्मा साहेबांना विनंती करतो की आपण मार्गदर्शन करावं. बोलिए भारत माता की मैंने जय जान की बुलवाई थी. बारामती लोकसभा चुनाव में जो हमारे एनसीपी अजीत दादा के प्रत्याशी हैं उनको जीत ज्यादा दिलानी है तो भारत माता की जय बड़े जोर से बोलना पड़ेगा. ये एनसीपी अजीत दादा है, ये शिवसेना शिंदे है, ये अठावले जी का आरपीआई है और ये बीजेपी है. और बीजेपी क्या कर रही है? सबको मिला रही है. ये मोदी जी का भूसा है. ठीक है, अब इसको बनाओ और ऊपर नीचे मेरे साथ जोर से बोलो. बोलो भारत माता की जय. अब फतेह है. इतनी जोर से अगर जय बोल दोगे तो बीजेपी के बल पर जीत होगी. बीजेपी का कार्यकर्ता जहां लग जाता है वहां पे फिर कोई इजिया बट नहीं होता. हमारे यशस्वी यहाँ के अध्यक्ष जी काले साहब, वासुदेव नाना काले, हाँ काले जी, हमारे वहाँ काले वासुदेव के बेटे को कहते हैं, कृष्ण जी को काले कहते हैं, लेकिन यहाँ वासुदेव स्वयं काले हैं. आदरणीय काले जी, आदरणीय मकरंद जी देशपांडे साहब, आदरणीय हर्षवर्धन जी पाटिल, क्योंकि इन्होंने मराठी भी लिखा है इसलिए बाकी मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण ये सब महान लोग हैं. और जो सामने बैठे हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो अति महान लोग हैं. ऐसे हमारे सोने से देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु. बीजेपी के कार्यकर्ता को ही हम लोग केवल देवतुल्य बोलते हैं. और देवतुल्य बोलने का कारण क्या है? हिंदी सब तो समझते हो कि नहीं? हाँ, जो नहीं समझते वहां उठाओ, इसे मतलब बोल सकता. देवतुल्य कार्यकर्ता कहने का मतलब ये है कि जो देवताओं के समान काम करते हैं. देवता क्या काम करते हैं? निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करते हैं. बीजेपी का कार्यकर्ताओं को क्या लेना देना? लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता क्या? अजीत दादा देखे ना देखे, शिवसेना देखे ना देखे, बीजेपी का कार्यकर्ता मोदी नाम का जादू जो चल रहा है उस मोदी नाम के सहारे मैदान में डट गया है. और जब बीजेपी का कार्यकर्ता डट जाता है तो निश्चित मानो उसको केवल और केवल विजय मिलती है. इसलिए आज मैंने विधानसभाओं का व्रत देखा. आपकी इतनी अच्छी संख्या का मतलब है कि हमारा बारामती जिले का भाजपा संगठन बहुत अच्छा है. 4 बार के विधायक बैठे हैं. पाटिल साहब 4 बार विधायक रहे, 20 साल मंत्री रहे. 20 साल में तो लोगों की उम्र गुजर जाती है, लेकिन अभी भी आप नौजवान लग रहे हैं.
हम लोग क्या होता है कि लोग मुझसे कह रहे थे कि आप बीजेपी की बैठक लेने क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, देखिए अमरजीत जी उत्तर प्रदेश से आए और मुंबई गए, मुंबई के बाद पुणे तक उनका प्रेम हमारा यहां तक आया कि बीजेपी का कार्यकर्ता समर्पण भाव से काम करता है। तो मुझसे एक शिवसेना के एक पुरानी वाली शिवसेना के एक नेता एक बात पूछ रहे थे, जब वो हमारे साथ थे, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था उस समय, और मैं विदर्भ क्षेत्र देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये सोने का जो कार्यकर्ता है, आपका और इसके नेताओं का क्या वास्ता होता है कि नेता ने एक शब्द कह दिया ऊपर और नीचे तक वही कार्यकर्ता बोलता है कि अटल जी ने बोल दिया, आडवाणी जी ने बोल दिया, अब आजकल के जमाने में मोदी जी ने बोल दिया, अमित शाह जी ने बोल दिया। पता चला कि नीचे तक का वही कार्यकर्ता बोलता है, वही करता है। तो मैंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता डंडा है, डंडा जानते हो ना, झंडा लगता है जिसमें, और बीजेपी का नेता झंडा है, झंडा लहराता है, लेकिन तब लहराता है जब डंडा सीधे और मजबूती से खड़ा होता है। तो ये बीजेपी का कार्यकर्ता डंडा है और बीजेपी का नेतृत्व झंडा है, और इस डंडे को और मजबूत करने के लिए हम सब लोग बीच बीच में आते हैं, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता अगर मजबूत होगा, उसको किसी से पैसा नहीं लेना, किसी के कोई ठेका पत्ती का लालच भी नहीं करता। कुछ हो सकता है 2-4-500 में 2-4-5 ऐसे आगे हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निस्वार्थ भाव से काम करता है। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जिससे मेरी भेंट हुई, अजीत दादा भी वहां पे थे, अजीत पवार जी भी थे, और उन्होंने पहला शब्द जो मुझसे कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। मैंने कहा क्यों? बोले कि बीजेपी के कार्यकर्ता को मनाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से काम में लग जाता है और अपने आप से अपनी जिम्मेदारी भी ले लेता है, और वो ऊपर नहीं देखता कि कौन है, वो ये देखता है कि नेताओं का निर्देश नीचे के कार्यकर्ताओं को क्या है, और उसके अनुसार वो काम करने लगता है। तो आज आप बारामती की सीट कौन लड़ रहा है पता है ना? पता है कि नहीं पता है? कौन लड़ रहा है? मोदी जी लड़ रहे हैं, और ये मोदी जी की प्रतिष्ठा है, ये कमल के फूल की शक्ति है कि एनसीपी यहां से जीत कर जाए। बारामती का संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा, और ये मोदी शक्ति, जो मोदी नाम का जादू है, जो महाराष्ट्र के जनता के सर पर चढ़कर बोल रहा है, आप जाकर देखिएगा। जैसे बजरंगबली हनुमान गए थे ना, उनको कहा कि जाओ माता सीता का पता लगा के आओ, जैसे मैं कह रहा हूं कि जाओ बारामती को लाखों लाख से जीता के लाओ, तो हनुमान जी, अब आप सोच रहे हो मैं कैसे लाखों लाख की बात कर रहे हैं यहां पर, तो उसी तरीके से हनुमान जी सोचने लगे, और वो समुद्र के किनारे, जैसे आप इस होटल में आकर बैठ गए, वैसे हनुमान जी समुद्र के किनारे जाके बैठ गए और बोले ये 7 समुद्र पार है और मैं कैसे चला जाऊं। जैसे आप सोच रहे हो मैं कई लाख के वोट से जिता दूं, कैसे जिता दूं। तो हनुमान जी को समझाने के लिए जामवंत जी आए। मैं जामवंत नहीं हूं, लेकिन जामवंत जी की तरीके से एक दूध बनकर आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि बजरंगबली तो राम का नाम लो और जय श्री राम कहो, 7 समुद्र को पार करके लंका नगरी पहुंच जाओगे। और हनुमान जी ने जैसे ही कहा जय श्री राम, वो 7 समुद्र को पार करके लंका नगरी में पहुंच गए। मैं भाजपा रूपी बजरंगियों आपको कह रहा हूं कि आप मोदी नाम लो। ये मोदी नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। ये मोदी जी का नाम एक दुनिया की एक ताकत बन चुकी है। और आप देखो बारामती नहीं, ये महाराष्ट्र की 4800 सीट जीतकर आप लोकसभा में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले कुछ प्रदेशों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको याद दिलाने के लिए आया। लेकिन इसमें क्या है
कार्यकर्ता करे क्या। तो मैं बावन कुले जी की तारीफ कर रहा था। मुझे बहुत सारे प्रदेशों का प्रभार देखने का अवसर मिला। मैं गुजरात का भी प्रभारी रहा, हरियाणा में भी मुख्यमंत्री का जब चयन था मैं पर्यवेक्षक था, राजस्थान में भी पर्यवेक्षक था, मैं सदस्यता अभियान का प्रभारी था और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और संयोजक था मेंबरशिप कैंपेन का। और उसमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी थी, 11 करोड़ 57 लाख बने थे। मैं जानता हूं कि लक्ष्य कैसे पूरा होता है। और मैं महाराष्ट्र में भी मैं काम कर चुका जब सदस्यता वाला था, और जब 2014 का और 2019 का चुनाव था तब भी आया था। और मेयर का था तो मेयर के लिए भी मैं थाने से लेकर पुणे में भी एक सभा हुई थी मेरी। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के बल और पौरुष को जानता हूं। कार्यकर्ता एक बार निश्चय कर लेता है तो वो विजय को प्राप्त करके आता है। अब आपको करना क्या है, अपने मन का पहले तो ये फितूर उर्दू का शब्द है, मन में जो आपके गूंजता है कि मैं बीजेपी का हूं, किसके लिए करूं, उन्होंने तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, ये किया था, इस फितूर को निकाल लो। और दूसरा मंत्र क्या लो, मोदी मंत्र, कि मुझे तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए आने वाले चुनाव में हमको, विधानसभा चुनाव में भी हमको महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनानी है। इसके लिए तैयारी करनी है मुझे। जिला परिषद और नगर निगम में हमको अपना वर्चस्व लाना है, इसलिए भी तैयारी करनी है हमको। ये लक्ष्य बड़ा है और इस बड़े हुए लक्ष्य के लिए हमें बिल्कुल कोशिश करके अपने को तय करना कि करना क्या है। आप कहोगे कि मुझे कोई बताने आया, नहीं बताने आया। मैंने एक शब्द कहा कि नेतृत्व अपने हाथ में लो। नेतृत्व अपने हाथ में वही लेता है जो बढ़कर आगे आता है। महिला मोर्चा है तो महिला में अपनी महिलाओं के बीच में आप करो, आपका अनुसूचित मोर्चा है तो अनुसूचितों के बीच में काम को ज्यादा करो, युवा मोर्चा है तो युवा मोर्चा लोग बोलते मुझे काम क्या दिया है। अभी मैं विदर्भ क्षेत्र में था तो मैंने कहा कि मैं युवा मोर्चे का 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा, देश के सबसे बड़े प्रदेश का। मुझसे यही प्रश्न एक बार सुंदर सिंह भंडारी जी ने पूछा था कि तुमको क्या काम चाहिए, तो मैंने उनको उत्तर दिया था कि जहां पर कम वहां पर हम, जहां पर कमी है वहां पर हम है। यह बात को लेकर युवा मोर्चे को आगे जाना है। और बहनों, आपको महिलाओं को इसलिए जाना है कि मोदी जी ने तो 33% कर दिया है। अब 20 साल तक हर्षवर्धन पाटिल थोड़ी बनेंगे। अब तो घर की श्रीमती जी भी आगे बन सकती है, कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। महिला को 33% का आरक्षण दे दिया लोकसभा में, विधानसभा। ये मोदी जी का सबसे बड़ा काम है। ओबीसी के लिए उन्होंने संवैधानिक ओबीसी का कमीशन बना दिया। उन्होंने युवाओं के लिए युवा आयोग का एक रिपोर्ट को जारी किया। और आज एक हाथ में कंप्यूटर हो और वो अपने को ज्यादा से ज्यादा उसकी जॉब का क्रिएशन हो सके। आज जितनी कंपनी स्वदेशीकरण किया, मुद्रा लोन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप्स के माध्यम से, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसके माध्यम से आज का नौजवान पूरे विश्व का नेतृत्व करता बन रहा है। तो आप सबको एक ही चीज, एक ही लक्ष्य याद रखना है और वो लक्ष्य यही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जहां पर कमी है उस कमी को हमारे कार्यकर्ता को पूरा करना है। अब प्रश्न ये आता है बीच बीच में कि उन्होंने मुझे बैठक में नहीं बुलाया, उन्होंने ये किया। बैठक में अपने आप जाओ। वैसे तो मैं उनकी महायुति की बैठक कर रहा हूं और उनसे कहूंगा कि आप सबको बुलाएं, लेकिन नहीं तो आपको जाना, आपके अध्यक्ष आपको बुलाएंगे। उनकी प्रतीक्षा नहीं करो, उनका नामांकन होगा तो हमारे लोग जाएंगे, वो भी बुलाएंगे, आप भी जाओ। उनका कोई पर्ची का वितरण है जैसे आप अपने चुनाव में करते हो वैसे ही करो और बल्कि उससे ज्यादा करो, क्योंकि आगे का नेतृत्व तो आपको अपने हाथ में लेना है। और मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी का कार्यकर्ता आज पूरे देश में जो खड़ा हुआ है वो आपके अपने समर्पण के कारण खड़ा हुआ है। और महाराष्ट्र का जो बीजेपी का कार्यकर्ता रहा जनसंघ के जमाने से, जनसंघ का चुनाव निशान दीपक था, दीपक जलता था। आप में से तमाम लोगों ने देखा ही नहीं होगा। हम लोग छोटे छोटे से थे। पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी काफी समय मेरे पूज्य पिताजी
को पिताजी को उनका सानिध्य प्राप्त था, मेरे घर पे रहे काफी समय तक। हम लोग छोटे छोटे जुलूस निकालते थे क्योंकि पता होता था जनसंघ हार जाएगा, लेकिन जनसंघ का कार्यकर्ता कौन, वो ऐसा है कि कभी हार मानने वाला नहीं, कि जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में निकलते थे। वो जो बुजुर्ग नौजवान निकलते थे उनको कांग्रेस के लोग उनको डंडा मार के बंद कर देते थे, करा देते थे। ये टेलीविजन नहीं था, ये आपका मोबाइल नहीं था, केवल रेडियो हुआ करता था। तो जुलूस निकलता था महिलाओं का और बच्चों का, हम लोग निकालते थे कि अखबार में निकला तो लोग बोलते थे क्या भाई क्या, रेडियो में आया क्या भाई क्या, जनसंघ जीत गया, हाँ वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और पता चलता था बाद में जब रिजल्ट निकलता था जनसंघ हार गया, तब कांग्रेसी लोग अपने झंडे का जुलूस का जो डंडा होता था उसको निकालकर जनसंघियों के घर के तरफ दौड़ते थे, फर्जी मुकदमों में बंद करा देते थे और उनके ऊपर अटैक करते थे, मारपीट करते थे। लेकिन फिर जनसंघ के लोग निकलते थे छतों पर झंडा लगाकर कि अब की बार जो आएगा वो हमारा समय आएगा, अब की जनसंघ की सरकार बनेगी, एक दिन राष्ट्रवादी सरकार बनेगी, एक दिन ऐसा आएगा जो अटल जी बोलते थे कि कमल खिलेगा, और सरकार को बनने का वो एक उद्घोष करते थे। और लोग ये कल्पना के साथ में कि अभी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन मेरी अगली पीढ़ी को मिलेगा, मेरे देश को मिलेगा, मेरा देश मजबूत होगा, एक ऐसा राज्य होगा जो हमारे बारे में भी सोचने की कुव्वत रखता होगा। और वो दिन आया अटल जी के रूप में। ये मेरा सौभाग्य था कि उनके चुनाव का, आखिरी चुनाव का संयोजक रहने का दायित्व मुझे मिला था, और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे मेयर का एक बड़ा चुनाव जो सांसद से बड़ा होता है वो 2 बार जीतने का अवसर मिला था। अटल जी, अडवाणी जी का नारा हम लोग लगाते थे कि राष्ट्र की है 3 धरोहर, अटल अडवाणी मुरली मनोहर। और अटल अडवाणी मुरली मनोहर के साथ साथ हम लोग नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो प्राणों से प्यारा है, ये नारा लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे यही लोग जब 2 सीटें आ गई जनसंघ के बाद, जब बीजेपी बनाई हम लोगों ने जनता पार्टी के बाद, तो राजीव गांधी ने कहा 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे। और वही राजीव गांधी की पार्टी, उन्हीं राजीव गांधी के अमेठी में बीजेपी जीत कर आई। कांग्रेस के 2 लोग केवल जीत पाए, और केवल जब 2 जीत पाए कांग्रेस के, तब लोगों ने कहा कि ये वही श्राप है अटल जी का कि राजीव गांधी ने कहा था कि 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे। वो बीजेपी आज खड़ी हुई है, और आज मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व हमें मिला है, पूरा दुनिया उनका लोहा मान रही है। आज चीन चाहता है कि मोदी ना आए, आज जापान चाहता है कि मोदी ना आए, अमेरिका चाहता है कि मोदी जी ना आए। क्यों? क्योंकि मोदी जी का मतलब क्या है? पहले जो आता था भारतवर्ष में कि अंग्रेज आए, यहाँ तुर्क आए, मुगल आए, यूनानी आए, यहाँ पर मुगल आए, यहाँ पर तमाम लोग आए, हिंदुस्तान को नोचा, लूटा, खसोटा, बर्बाद किया और चले गए। एक चीज नहीं लूट पाए, वो थी हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी परंपरा, उसको नहीं लूट पाए। कहते थे सोने की चिड़िया है भारत, सोने की चिड़िया के पंख नोच नोच के लिए विदेशी ले गए। ये जमाना आया अटल जी के बाद, मोदी जी का जमाना आया। नवाज शरीफ को मोदी जी ने शपथ ग्रहण में बुलवाया था, नहीं माने, उनके घर भी गए थे और नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ कि क्या होता था कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आपने टेलीविजन पे देखा होगा कि पाकिस्तान से गोली, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक सफेद रंग का कबूतर, शांति का प्रतीक, आई लव यू पाकिस्तान, और पाकिस्तान को के वो उधर से गोली और गोला, और हिंदुस्तान से कबूतर, ये सफेद रंग का शांति का प्रतीक उड़ता था। लेकिन मोदी जी बने तो उन्होंने कहा कि सोने की चिड़िया नहीं है भारत, और उन्होंने जो शेर के लटकते हुए सिर थे 3 अशोक के लाट में आपने देखा होगा, उनको उन्होंने दहाड़ता हुआ शेर बना दिया। जो नीचे लटका हुआ शेर था ना, अब भारत के चिन्ह में वो दहाड़ता हुआ शेर बन गया है। किसी ने कहा कि ये दहाड़ क्यों रहा है, तो उन्होंने कहा अब ये सोने की चिड़िया नहीं है जो पंख नोच कर ले चले जाए, अब भारतवर्ष दहाड़ता हुआ सोने का शेर है। अगर किसी ने देखने की जरूरत की तो एक घर में घुसकर मारेगा, और वो आज किया। मैं आपको कहानी चुनाव में क्यों बता रहा हूं? आपके गौरव को याद दिलाने के लिए।
आप जिस पार्टी के इस समय सदस्य हो, वो पार्टी ऐसे मजबूत हाथों में है जिसका दुश्मन पूरा ये कांग्रेसी भी है तो ये चाइना के लोग भी हैं। ये एनसीपी पवार साहब वाली, शरद जी वाली है तो ये शिवसेना उद्धव जी वाली है। उद्धव जी और भाजपा साथ में मिलकर लड़े थे। कोई पूछे आपसे, अब बताओ उसको। श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी एक आदर्श थे इस महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के लोगों ने पूरे भारत के वर्ष लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। और वो हमेशा कहा करते थे ये कांग्रेस एक जहर की तरह है, जिसका साथ कर लो तो जहर से मृत्यु में तो जहर पीने से तो बच जाएगा, लेकिन कांग्रेसियों से साथ करने के बाद कोई बचेगा नहीं। ये कांग्रेस के बारे में बाला साहब बोलते थे, और वो कहते थे कि मेरे जीते जी हम कभी कांग्रेस से साथ नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 2 बार चुनाव में हराया। एक बार लोकसभा में, दूसरी बार उपचुनाव लड़े तब हराया। ये अंबेडकर जी की विरोधी पार्टी कांग्रेस, और ये राम जी की विरोधी पार्टी कांग्रेस। राम जी की पार्टी कैसे? उद्धव जी लड़कर आए बीजेपी के साथ, और चले किसके साथ गए? चले गए वो कांग्रेस के साथ। कौन सी कांग्रेस? जो लिखकर एफिडेविट देती है कि राम लला का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। ये कांग्रेस ने लिख के दिया कोर्ट में। उन्होंने कहा कि राम के जन्म स्थान का कोई प्रमाण नहीं है। वो राम के बारे में कांग्रेस ऐसा बोलता है, तो वो राम विरोधी पार्टी, वो अंबेडकर विरोधी पार्टी कांग्रेस के साथ में उद्धव जी चले गए। कौन उद्धव जी? जो बाला साहब के बेटे थे, जो बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बजाय धोखा देकर इन लोगों की चाल में वो जाकर बनाते हैं, वो जाकर सरकार बनाते हैं महाराष्ट्र में, बीजेपी को धोखा देकर, जनता के मतदान का विरोध करके। और जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पालघर में साधु पीट पीट कर मारे जाते हैं। जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक सांसद तक को हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मारकर जेल में बंद कर दिया जाता है। हम लोग, उसमें मैं डिप्टी सीएम था, हम लोग रामलला के मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे थे। पूरा देश उत्सव मना रहा था। महाराष्ट्र में उत्सव मनाने के लिए जब लोग गए, निकले, तो उद्धव जी जब शिव सैनिक बाला साहब के समय अयोध्या के लिए जा रहे थे, आपने उनकी भावना का कदर नहीं किया है। और जो राम जी का उत्सव मना रहे थे महाराष्ट्र में, उनको आपने जेल भेज दिया। अब उद्धव जी का जो हिंदुत्व का चोला पहनकर रखा था उन्होंने, वो मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी ख्वाहिशें थी, वो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश जो थी वो हिलोरे लेने लगी। हिलोरे मतलब उनकी वो इच्छाएं बढ़ने लगी, और उन्होंने वो चेहरा उतारकर फेंक दिया। आज इसीलिए ये सारा काम करने का, जो सनातन की रक्षा करने का, जो हिंदुत्व की रक्षा करने का, जो राष्ट्र की रक्षा का करने का, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास करने का जो स्वप्न लेकर चलने का काम था, वो अकेला भाजपा पे आ गया। इसलिए जान लो, मैं महाराष्ट्र को पूरा घूम रहा हूं, और घूमते घूमते मैं आपको अच्छी खबर बता रहा हूं। विरोधियों को मत बताना चल जाएंगे, उनको 4 तारीख के बाद चलने देना, जब रिजल्ट आ जाएगा। महाराष्ट्र में उबाल आ रहा है, चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता के सामने एक ही नाम है। एक बूढ़ी अम्मा से मैंने पूछा, एक जगह रोक के उनको लगा कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषा में मैंने वही भोजपुरी स्टाइल में उनसे पूछा, अम्मा अब की भूल ना जाओ वोट डालेगा। तो अम्मा कहती हैं, भैया 2 बातें ना जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। अब ये एक देहाती महिला कह रही है, जो गांव में रहने वाली है। कितना बड़ा नारा लगा दिया है। अब अच्छा लगा के देखो कितना अच्छा लगता है। 2 बातें ना जाना भूल। इतना ही बारामती के लोग इतनी धीरे धीरे बोलने जैसे लग रहा है कि कोई पिक्चर देखने जा रहा है। क्या जोर से लगाओ, हाथ उठा के बताओ राम जी का, 2 बातें ना जाना भूल,
बोला है कि और जोर से बोलो, दो बातें ना जाना बोल। अच्छा, राम जी का नाम ले रहे हो तो बजरंग बली का भूसा बना के उठाओ, दो बातें ना जाना बोल। जो सारा धीरे धीरे आता जाएगा ऐसे ही। ये चुनाव में क्या है, आपको जो सुपर वॉरियर्स हो उनको मैं बता रहा हूं कि मोदी नाम तो चल रहा है, आपको करना क्या है, आपको उनमें थोड़ा थोड़ा जोश भरना है। और जोश भरने के लिए जब आप मिलने जाओ, कुछ करने जाओ, मुझसे एक पूछे, मैं मेरी फ्लाइट में आ रहा था तो बैठे बैठे मैंने कुछ चीज बनाया और बैठे बैठे बनाया कि आखिर ये नारा क्या है। तो उनसे एक ने बोला कि आप शिवाजी के द्वार जा रहे हो, यानी महाराष्ट्र जा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा आप भी मेरे साथ नारा लगाना, वीर शिवा के पहुंचे द्वार, मतलब मैं वीर शिवाजी के वहां आ गया। तो आप लोग बोलेंगे चारों ओर मोदी ललकार, मैं कहूंगा वीर शिवा के पहुंचे द्वार, चारों ओर मोदी ललकार, ठीक है। और उसके बाद कमल खिलेगा सबके द्वार, आप कहेंगे विपक्ष में मची है हाहाकार। ओके, अब मेरे साथ बोलो एकदम तरन्नुम में लय बनाकर बोलो, वीर शिवा के पहुंचे द्वार, चारों ओर मोदी ललकार। आपको कहना चारों ओर मोदी ललकार, वीर शिवा के पहुंचे द्वार, चारों ओर मोदी ललकार, वीर शिवा के पहुंचे द्वार, चारों ओर मोदी ललकार, चारों ओर मोदी ललकार, वीर शिवा के पहुंचे द्वार, कमल खिलेगा सबके द्वार, विपक्ष में मची है हाहाकार। कमल खिलेगा सबके द्वार, कमल खिलेगा सबके द्वार, मैं कहूंगा फिर बनेगी मोदी सरकार, आप कहोगे कस के मारी है ओंकार। आगे आप ओंकार मारो ना, आप कहोगे कस के मारी है ओंकार, फिर बनेगी मोदी सरकार, फिर बनेगी मोदी सरकार, बारंबार मोदी सरकार, अब की बार बारंबार मोदी सरकार, बारंबार मोदी सरकार, बारंबार मोदी सरकार। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं केवल उदाहरण क्या दे रहा हूं, अभी तो लंबा है सारा कि राम लला के आए द्वार, श्री राम करेंगे बेड़ा पार, अब की बार 400 बार, बारंबार मोदी सरकार। ये नारा क्या होता है, नारा आप में जोश भरने के लिए होता है। और आप कोई सभा करो, नुक्कड़ सभा करो, महायुति की सभाएं करो, और महायुति की सभा में आपको जब आप बोलोगे ना तो जो दूसरे दल के लोग भी आएंगे ना, जब कहोगे कि राम लला के पहुंचे द्वार, अब की बार मोदी सरकार, बारंबार मोदी सरकार, तो आपके साथ दूसरे लोग भी तो राम राम बोलेंगे ना, दूसरे लोग तो मोदी जी बोलेंगे ना। कभी कभी राम 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 करते करते या मरा 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 बोलते बोलते राम 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 हो जाता है। मेरा इशारा समझो कि आप जनता को अपनी तरफ करोगे और अपने नारों से करोगे और अपनी पहचान के साथ भी करोगे। ये प्रदेश में आपने देखा, आप जब जाओगे तो आपको कहना क्या है कि जब तक मोदी जी की सरकार केंद्र में थी और उद्धव जी की प्रदेश में थी, मेट्रो बंद कर दिया इन्होंने, टनल का काम समुद्र का बंद कर दिया इन्होंने, राशन का वितरण को रोक दिया इन्होंने, बिजली का व्यवस्था को चौपट कर दिया इन्होंने, पता चला मेट्रो और बुलेट दोनों बंद कर दिया। अब मेट्रो शुरू हो गई, बुलेट ट्रेन शुरू हो गई, तमाम चीजें और शुरू हो गई। तो इसलिए इनको आपको बताने के लिए टिप्स होने चाहिए। और हमेशा याद रखो कि पर्ची वाला जो अपना मंत्र था, ये सुपर वॉरियर्स हो। पहली बात तो अपने मतदाता बढ़े कि नहीं बढ़े। आप ये मत सोचो कि आपका प्रत्याशी लड़ रहा है कि किसी और का प्रत्याशी लड़ रहा है। आप अपने मतदाता अगर बढ़ाने का भी समय होगा, कई जगहों में तो अभी भी है समय, तो अपने मतदाता को बढ़ाओ। और मतदाता को बढ़ाने के साथ साथ आप घर घर पर्ची, भले ही वो आपका बीपीएल वाला बांट रहा हो,
भले ही पर्ची बांटने के साथ साथ आपके पास में आप मोबाइल पे ऐप हो, उससे लोग निकाल लो, कर लो। पर्ची घर देने का जाने का मतलब होता है कि हमारा व्यक्तिगत संपर्क हो गया है। तो आप सारे लोग व्यक्तिगत संपर्क करके जाओ, नुक्कड़ सभा में जाओ तो सब पटका ओढ़े जब जाओगे ना, और जब यहाँ कोई टोपी लगाए अपना कोई राम नामी दुपट्टा पहने और कोई कह रहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बजाता हुआ गाना, एक माहौल बना दो। और जो पूरे देश में माहौल बना ना, जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं। चंद्रपुर में हम लोग पहुंचे तो चंद्रपुर में जगह नहीं थी रखने की, इतनी बड़ी जगह ली गई थी। पहले लोग सोचते थे कि जगह भरेगी कैसे, और बाद में लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कम हो जाए तो इस जगह में कम से कम बैठने की जगह तो हो जाए। रामटेक पहुंचे लोग बोलते थे कि रामटेक में बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अब आज जाके पूछो, अभी कल किया है उन्होंने सभा वहां पर, रामटेक के लोगों से पूछो जाकर, कहेंगे साहब इतनी बड़ी सभा हमने पहले कभी नहीं देखी। मैं जो कहना चाह रहा था वो यही, इसीलिए आप ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाया। बीजेपी का कार्यकर्ता मिट्टी का प्याला है। मिट्टी का प्याला जानते हो? कुल्हड़, चाय पीते हो कुल्हड़ में, चाय पीते हो। मैं ऐसे कार्यक्रम में गया महाराष्ट्र में, तो उन्होंने मुझे कुज्जे में कुल्हड़ जो मिट्टी का बना हुआ होता है उसमें मुझे चाय दी। किसी ने कहा साहब इसमें शक्कर मिला दें, चीनी मिला दें, हमने कहा मिला देना। तो चम्मच को ले आए, तब तक प्याला गिर गया, कच्ची जमीन थी। मिट्टी का प्याला मिट्टी में वो मिल गया, लेकिन वो चम्मच था उसको उन्होंने उठाया, वो स्टील का चम्मच था, उसको दूसरे प्याले में रख दिया, दूसरा उठाया तीसरे में रख दिया। मैं जो बताना चाह रहा हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, भले ही दूसरे दल से क्यों ना आया हो, उसको हम बीजेपी का कार्यकर्ता मूल रूप से बना लेते हैं। और जो बीजेपी का बन गया वो कभी दल नहीं छोड़ता, कभी दिल नहीं तोड़ता, कभी नीति और नियति नहीं बदलता, कभी नेतृत्व के प्रति आशंकित नहीं होता। और ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं यूथ का अध्यक्ष था और पहुंचा तो पता चला जो मुझे लेने आता सरकार बन गई थी। पहले हम लोग लड़ते थे इटावा में जब जाते थे तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह जी का बड़ा पैरर था वहां पर, और इटावा में कोई झंडा नहीं लगा सकता था। एक पंसारी की परचून की दुकान लगाने वाला एक गुप्ता जी अपनी लकड़ी की दुकान पर वो झंडा जब लगा देते थे और उनकी गुमटी में आग लगा दी जाती थी तो हम लोग समझ जाते थे कि चुनाव प्रचार शुरू हुआ। वो गुप्ता जी आते थे, सरकार बन गई, वो गुप्ता जी मुझे दिखे नहीं। उनके साथ एक रामू चौबे आते थे, वो मंच बनाते थे, झंडा लगाते थे, नारा लगाते थे और आते थे जोर से। मैं जब गया वहां पर तो बाजा बज रहा था, मेरा पिया घर आया हो बाजवा, और बैंड बाजा के बीच में तब तक एक लंबी सी कंटेसा, उसमें कंटेसा चलती थी, काली काली आई, चश्मा लगाया, जींस पहने, लंबे लंबे 5-7 लोग आए और मुझे कंधे पर उठा लिया। मैं ट्रेन से पहुंचा था और जोर से नारा लगाते हुए वो पहुंच गए जहां मेरा सभा होनी थी और मंच पे बैठा दिया। मंच में बैठने के बाद मैंने सब नए नए लोग देखे। मैंने कहा कि वो मेरा रामू कहां है? तब तक रामू पीछे खड़ा था, जोर से चिल्ला के बोला, डॉक्टर साहब ये बीजेपी के कार्यकर्ता और चमचे में अंतर क्या है? अब मैं नहीं समझ पाया क्यों कहा। तब तक मुझे किसी ने कान में बताया कि जो लोग आपको लेकर आए हैं इन्होंने गुप्ता जी की गुमटी में इन्होंने लोगों ने आग लगाई थी। हमने कहा कैसे आ गए लोग? कहते सब आ गए। तब तक वो जब मुझसे कहने लगा तो इससे मेरे हाथ से वो मिट्टी का प्याला गिर गया और मिट्टी में मिल गई, चम्मच इधर से आके उधर चला गया। तो मैंने कहा देख भाई, मिट्टी का प्याला मिट्टी में मिल गया, यानी बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी के साथ ही रहता, चाहे सरकार हो चाहे ना हो, सत्ता हो ना हो, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन ये चम्मच है ना, चापलूसी करने वाला, देखो एक जगह चापलूसी किया, दूसरी में दूसरा टूट गया, तीसरे में तीसरे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता का मूल चरित्र है कि वो झंडे के साथ रहता है, वो नेतृत्व के साथ में रहता है, वो पार्टी के नेता का आदेश मानता है। और आज आदेश यही है, मोदी जी का संदेश यही है कि बारामती में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं
ये हर कार्यकर्ता के जेहन में आना चाहिए। जब हाथ में झंडा उठाओ तो मोदी जी की और देवेंद्र फडणवीस की फोटो दिखाई पड़नी चाहिए। और बारामती की सांसद हमारी जीतेंगी अजीत भाई, श्रीमती अजीत पवार, ये मेरा लक्ष्य है। वो देखते हैं कि नहीं देखते, कोई देखता है कि नहीं देखता है, मुझे देखना है, इस सीट को जिताना है। ये देश में बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है और सब मिलकर काम मजबूती के साथ में काम करेंगे और काम में जनता का हित हो, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। बावन कुले साहब ने जो ये सुपरवारियर्स बनाए हैं, पूरी महाराष्ट्र में अद्भुत काम है। मैं 18 लोकसभा चुनाव में गया था, 19वीं लोकसभा, ये 20वीं लोकसभा है मेरे लिए। 18 पहले कर चुका था, अभी पुणे करके आ रहा हूं। पुणे के बाद ये बारामती, ये मेरी 20वीं लोकसभा है और अद्भुत काम हुआ है। इसलिए मेरे विश्वास को ठेस मत पहुंचाना। और मैं आप सबसे वादा लेकर जाना चाहता हूं कि ये बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट को जिताने का काम आपका है। इसलिए मैंने लाग लपेट नहीं लगाया, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं कि ये किसी भी कीमत पर हमें जीतनी है और जीतने के लिए पूरा सर्वस्व हमको लगाना है। क्योंकि हर आदमी, खुद अजीत पवार जी मुझसे कह रहे थे कि बीजेपी का कार्यकर्ता अगर ठान लेगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें लाखों से जीतने से रोक नहीं सकती। तो मैंने कहा, जो आप मान लो बीजेपी का कार्यकर्ता सोने का कार्यकर्ता है और उसको मैं मोदी संदेश दे आऊंगा। मैं डाकिया बन के जा रहा हूं, पोस्टमैन, और पोस्टमैन बनकर जा रहा हूं और आपके बारामती में मैं मोदी संदेश सुनाकर आऊंगा। ये मोदी संदेश है, ये देवेंद्र और नरेंद्र दोनों की इज्जत का सवाल है। और जब इज्जत का सवाल होता है तो कार्यकर्ता कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। इसलिए अब वो डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाए, देखिए कोई कहोगे, वो गाना आता था ना पिक्चर में, राजेश खन्ना दौड़ता था, पूरा गांव आ जाता था। अब तो ये जो मोबाइल बाबा है ना, ये ऐसे हो गए। देखो बैन जी बिल्कुल वीडियो बना के बिल्कुल चलचित्र निगम का सारा काम कर देंगे। मोबाइल ने हमारे जीवन को एक तरीके से व्यस्त बनाया है। मैं आखिर में हल्की बात कह के बात समाप्त कर रहा हूं कि मोबाइल का उपयोग बड़ा अच्छा भी है और बड़ा खराब है। अब अगर आप देखो तो पार्कों में बैठे हुए पति पत्नी, बच्चे रोटी खाते हुए, टहलते हुए वो बच्चे, चहचहाते हुए वो माता पिता आपको पार्कों में दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो मोबाइल में खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं महापौर था तो मेरे एक मित्र, मैं वो किस्सा जरूर सुनाता हूँ। मेरे मित्र के बेटा, मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर था, कई कंपटीशन में मैं आया, तो मेरे अंडर में भी 25 PhD मेरे अंडर में हुई है। तो उन्होंने कहा मेरे मित्र ने कि मेरे बेटे को बताओ, उसके नंबर अच्छे आ जाए, डॉक्टर साहब आप मेयर भी हो, टीचर भी, प्रोफेसर भी हो यूनिवर्सिटी में, मेरे घर आ जाओ। मैं कुर्ता, आज तो मैं सफारी पहन कर आया, वैसे कुर्ता पजामा पहन के गया। मेरा जो पीए था वो टाई और जींस पहने हुआ था और मेरे एक और दोस्त थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे BHU के, वो धोती कुर्ता पहने थे। कहीं पूजा से हम लोग गए थे, वो जल्दी से पहुंचे, उनकी पत्नी ने आवाज लगाई, बेटा अंकल आ गए। बेटा रोता हुआ बाहर निकला, उसका जन्मदिन भी था उस दिन, और बाहर आया और आने के बाद हमारी तरफ नहीं देखा, उसने मेरे पीए की तरफ देखकर कहा, अंकल गुड मॉर्निंग। उन्होंने कहा, बेटा, लड़के के पिता यानी मेरे मित्र ने कहा लड़के से अपने, बेटा ये भी अंकल है। बोला ये अंकल नहीं, पंडित जी हैं, क्योंकि टीका लगाए हो, कुर्ता पहने हो, धोती पहने हो, तो ये अंकल नहीं हो, ये पंडित जी होंगे। संस्कृति कैसे बदली वो मैं बता रहा हूं। और फिर रोते हुए लड़का और उसकी माँ दोनों रोते हुए अंदर भाग गए। मैंने कहा नए कपड़े पहने हुए था, सब कुछ था। मैंने मित्र से पूछा कि ये क्यों रो रहा है। उन्होंने कहा कि आज सालगिरह में ये कह रहे थे कि इसको वो सी जीन्स ला दो, वो सी। हमने कहा तो नई जीन्स पहने हैं। बोले ये नई जीन्स नहीं, वो वाली। मैंने कहा वो वाली कौन सी, फटी वाली? बोले हाँ फटी वाली। हमका फटी जीन्स नहीं पहनी, इसलिए माँ रो रही है, बेटा रो रहा है।
मैं जुबली कॉलेज में पढ़ने जाता था सरकारी स्कूल में साइकिल से। एक दिन मेरी साइकिल में पैंट फंस गई और पैंट फट गई। मैं अपनी माँ के पास गया, अम्मा मेरी पैंट फट गई है। तो पिताजी से बोली, देखो जी इसको नई पैंट ला के दो। हमारे पिताजी बोले कि नहीं नहीं, इसको नई से क्या जरूरत है, इसी को सील लो। मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी कि नहीं, ये दिन आ गया कि मेरा लड़का फटी हुई पैंट पहनेगा, आज ये दिन देखना पड़ेगा। और जाके जितने रुपए उन्होंने पिताजी के चुरा के रखे थे, सारी पत्नियां चुरा के रख दी और नया मुझे लेके उन्होंने खरीद दिया। तब मैंने कहा कि एक जमाना था जब मां रोती थी कि बेटा फटी पैंट पहने है, आज एक जमाना आ गया कि मां रो रही है कि बेटा फटी पैंट नहीं पहने। मैंने उनके लड़के को बुलाकर मैंने उनसे पूछा, आपके पॉलिटिकल भाषण में भी कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो आप लेकर जाओ। तो उससे पूछा कि तुमने नंबर कैसे आए बेटा, ये माँ है, ये पिता है, इनके पैर छुआ करो, इनकी इज्जत किया करो, तुम दो अपने आप पास हो जाओगे। मैं यही करता था। बोला अंकल आप झूठ बोलते हो, ये इन्हीं के कारण मैं फेल हो गया। ये दिन भर झगड़ा करते हैं, दिन भर लड़ाई करते हैं, इनके कारण ही मैं एग्जाम में मेरे नंबर कम आए। मैं आपकी बात को नहीं मानता। मैं समझा कर घर चला आया। 1 साल के बाद उनके पिताजी का फोन आया कि देखो मैं डिप्टी सीएम हो गया था, कि मेरा लड़का फर्स्ट आ गया। डॉक्टर साहब आपने उसको ऐसा बताया कि वो लड़का फर्स्ट आ गया, आप मेरे घर आ जाओ। मैं घर पहुंचा, लड़का बड़े खुशी आया। मैंने लड़के से कहा कि बेटा तुझको मैंने कहा था कि माता पिता का पैर छूना और आगे बढ़ जाएगा, उनका आदर करता है जो माता पिता का, वो फर्स्ट आता, तू आया नहीं आया। बोला अंकल आप फिर झूठ बोल रहे हो, मैं इनके कारण फर्स्ट नहीं आया। और फिर उसने जेब से 2 मोबाइल निकाले, जैसे अभी आप लोग को फिर देखकर बोला मैं इनके कारण फर्स्ट आया हूं, स्मार्टफोन। मैंने कहा फर्स्ट आने में इन मोबाइल का क्या रोल है? बोला इन्हीं का रोल है। मैंने अंकल एक मोबाइल मम्मी को, एक मोबाइल पापा को दे दिया। अब ये दिन भर व्हाट्सएप खेलते हैं, रात भर रील देखा करते हैं और अभी झगड़ा नहीं करते, इसलिए मैं फर्स्ट आ गया। तो ये जो आप मोबाइल खेल रहे हो, अभी मैंने देखा हर आदमी मोबाइल पे अपने मस्त है, मोबाइल पे मस्त रहना, लेकिन आप अपनी पोलिंग पर व्यस्त रहना, वहां पर सुस्त मत रहना। अब मेरा नाम लेते ही मोबाइल का बावनकुले साहब आ गए। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। बावनकुळे साहेब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। यही अनुशासन होता है, बस थोड़ी देर के लिए खड़े, उसके बाद सब बैठो, कोई भीड़। बैठिए आप लोग बैठो, पीछे बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। तो मैं मंच में भी बात नहीं, बिल्कुल बैठ जाइए। मैं आपको यही बता रहा था कि ये सीट न केवल देवेंद्र फडणवीस जी की, बावनकुले साहब का, नरेंद्र मोदी जी का प्रतिष्ठा का प्रश्न है, बल्कि पूरे भारतवर्ष की नजर इस बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी पर है। बैठिए भाई, व्यवस्था मत करिए ना। जब आप लोग मंच पे करोगे तो दूसरा कैसे करेगा? तो आज यही चीज को लेकर मैंने इतनी देर आपको बताया। अब बावनकुले साहब के साथ आपको वही नारे फिर से दोहराने हैं जो मैंने अपने कहा। फिर बात समाप्त करूंगा, फिर बावनकुले साहब बोलेंगे। आपको मैंने एक चीज कही थी कि एनसीपी, भाजपा और शिवसेना, इनको मिलाकर ये भारत मां का जो एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है घूसा, इसको बनाओगे और ये अगड़ा पिछड़ा, मराठी, नॉन मराठी, हिंदी भाषी, कुनबी, तेली, माली, इन सबको मिलाओ और मिला के मेरे साथ जोर से बोलो भारत माता की जय। बावनकुले साहब के साथ इतनी धीमे से, ये देर से आए ये बात अलग है, लेकिन आप लोग तो सही समय पर आए हो। मेरे साथ जोर से बोलो
बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सबको एक शुभ सूचना के साथ कि महाराष्ट्र की कोई सीट ऐसी नहीं है जो आप जीत नहीं रहे। विदर्भ क्षेत्र हम सब लोग होकर आए हैं। प्रथम चरण में जो विदर्भ में चुनाव हो रहा है उसमें सब की सब सीटें आप जीत रहे हो, इसलिए आपको अपना यहां का जो प्रतिष्ठा है उसको बनाकर आपको चलना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत